नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, ये एक खुला मंच है आप सभी के लिए ताकि आप खेती किसानी से संबंधित अपनी जो समस्याएं हैं हमसे साझा कर सके, उनका समाधान जान सके। आज किस संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं, आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं विषय क्या है आज के हमारे कार्यक्रम के। आज हम चर्चा करेंगे कृषि में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे आंवला की खेती के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। जी हाँ, किस तरह से आप आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, आंवला की खेती को आप कैसे अपना सकते हैं, इन दोनों ही विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कोई सवाल है आपके मन में, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए तो सबसे पहले परिचय करवा देते हैं आपका हमारे विशेषज्ञों से। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीएन काले जी, जो अपर आयुक्त हैं मशीनरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर काले, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामराज मीणा जी, जो सहायक प्रोफेसर हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटा, राजस्थान में। डॉक्टर मीणा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किन विषयों पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है। टोल फ्री नंबर समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जाएंगे, अगर आप पहले नोट नहीं कर पाए हैं तो आपको बस उन पे कॉल करना है और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे और उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अपनी चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर काले मौजूद हैं, सबसे पहले इन्हीं से चर्चा हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर काले, जब हम बात करते हैं आधुनिक यंत्रों की, तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को समझाएं ये बात कि आधुनिक यंत्रों को अपनाकर किस तरह से हम अपनी खेती बाड़ी की जो प्रणाली है उसमें बदलाव ला सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कृषि यांत्रिकरण। और आप देखते हैं कि कृषि में जो है कृषि यांत्रिकरण का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा ये घटक है जी। आप कृषि यांत्रिकरण के बिना आज का जो हम लोग डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कहते हैं, या हम अगर उत्पादकता या उत्पन्न जो भी है उसकी कमाई अगर डबल करना चाहते हैं तो हम बिना कृषि यांत्रिकरण का नहीं संभव है जी। तो आज आप देखेंगे कि जब हमारा कोविड पीरियड था, पैंडेमिक था, तब आप देखा होगा कि लास्ट 1 साल में कि जो है कि हमारे पास जो है लेबर्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज थी जी। और फिर भी हमने जो है हमारा देश का जो उत्पादन था वो बहुत बढ़ गया है जी। कम नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि लेबर फोर्स कम होने के बावजूद भी कृषि यांत्रिकरण ने बहुत बड़ा योगदान दिया है जी। और सारी जितनी भी इकोनॉमिक्स थी वो जो पॉजिटिव ग्रोथ था, सिर्फ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ही हमको एक पॉजिटिव ग्रोथ मिला है जी। तो कृषि यांत्रिकरण का बहुत बड़ा योगदान है इस कृषि में। अगर हम लोग उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कृषि यंत्रीकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ही अहम योगदान है। हमने सभी ने देखा है पिछले 1 साल में कोरोना के चलते बहुत सारे जो मजदूर हैं वो उनकी घर वापसी हुई है, उन्होंने वापस पलायन किया है अपने अपने क्षेत्रों में। ऐसे में खेती में मजदूरों की कमी हुई, उसको पूरा किया है यहाँ पर यंत्रों ने, कृषि के आधुनिक यंत्रों ने। किस तरह से और हमारे किसान इन्हें अपनाकर अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, कौन कौन से यंत्र हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए यहाँ तैयार किए गए हैं, इन तमाम बातों पर आज हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा देते हैं। खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि लागत में भी कमी आती है। इतना ही नहीं, सरकार भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। अगर हम जुताई के काम की बात करें तो इसके लिए रिवर्सिबल 2 बॉटम और 3 बॉटम के MB फ्लो है, जो मिट्टी की काफी अच्छी जुताई करते हैं। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के साथ पलटते भी है। मिट्टी पलटने से खरपतवार नीचे दब जाते हैं और बाद में कार्बनिक खाद का काम करते हैं। मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल से बुआई करने पर पुराने तरीके यानी बैलों से बुआई की तुलना में 10 से 15 गुना कम समय लगता है। इस सीड ड्रिल का उपयोग करने से तय मात्रा में बीज और उर्वरक ही खेतों में जाते हैं और तय गहराई पर गिरते हैं। बीज निश्चित कतार और दूरी पर डाले जा सकते हैं।
इन सबसे उपज तो बढ़ती ही है, इसके अलावा बीज और उर्वरक का भी सही उपयोग हो जाता है। ट्रैक्टर की बात करें तो ये खेती के काम को बहुत आसान बना देता है। इसकी मदद से खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, फसल की कटाई और ढुलाई के काम आसानी से हो जाते हैं। इसके साथ दूसरे कृषि यंत्रों जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, थ्रेसर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर ड्रिल को जोड़कर खेती के काम कर सकते हैं। हैप्पी सीडर की बात करें तो ये मशीन धान काटने के बाद गेहूं की बुआई में काम आती है। इस मशीन में जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर मशीन के सभी गुण हैं। तो इस तरह आधुनिक कृषि यंत्र खेती के काम को न सिर्फ आसान बना रहे हैं बल्कि हमारे समय की भी बचत कर रहे हैं। तो ये कृषि यंत्र ना ही केवल हमारे खेती के कार्य को आसान बना रहे हैं बल्कि हमारी समय को भी काफ़ी कम कर रहे हैं, समय की बचत हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम इन की ओर अपने कदम जरूर बढ़ाएं। कौन कौन से हैं यहाँ पर यंत्र, किस तरह से हम इन्हें हासिल कर सकते हैं, क्या लाभ देते हैं ये यंत्र, हमें बताएंगे आपको आज के हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन हमारा एक और विषय है आंवला की खेती, थोड़ी बहुत चर्चा हम उस पर भी कर लेते हैं। डॉक्टर मीणा, रुक करना चाहेंगे आपका, आंवला की खेती का महत्व क्या है इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कुछ को इसके बारे में जानकारी की कमी होती है जिसके चलते वो अपना नहीं पाते। बहुत ही किसान भाइयों राम राम। और आज का जो विषय है आंवले की खेती, इसने कोविड के दौर में अपने आप में प्रूव कर दिया कि आंवला शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपकी आर्थिक समृद्धि का भी एक योगदान दे सकता है जी। तो वर्तमान में हम बात करें पूरे भारत में तो इतना एरिया नहीं है, 50,000 हेक्टेयर एरिया है 19-20 की अगर बात करें हम डेटाओं की तो, और 1,75,000 लाख टन उत्पादन होता है। लेकिन कोविड के दौर में जब देखने में आया तो जिन किसानों के पास आंवले की बगीचे उन्होंने बेहतरीन लाभ कमाया। अंदाजन जो फल आपका 10 से 12 रुपए बिकता था, 30 से 35 रुपए प्रति केजी होलसेल में बिका है जी। तो ये अपने आप में साबित होता है कि स्वास्थ्य के लिए ये आंवला बेहद जरूरी है और स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए भी ये जरूरत इसने अपने आप में प्रूव कर दी है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उगाया जाता था लेकिन अभी पूरे भारत में इसको उगाया जाने लगा है। दूसरी बात यह है कि इस आंवले के पौधे को जितनी कम केयर हो उसमें भी अच्छा उत्पादन देता है जी। तो ज्यादा यहाँ पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसकी मांग काफी अच्छी चल रही है। हम सभी ने देखा है, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि कोरोना में इसकी मांग बहुत अच्छी हुई है। जी हाँ, स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही बेहतर है ये। तो ऐसे में जब इसकी मांग अच्छी है तो इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो हमारे किसान इसकी खेती को अपनाकर फायदा ले रहे हैं और भी किसान इससे जुड़कर फायदा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसकी खेती एक सीमित क्षेत्र नहीं बल्कि देश भर में हम कर सकते हैं। किस तरह से इसकी खेती की जा सकती है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। आंवला अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। आंवला के फल से कई तरह की दवाइयां बनती है, यानी अगर आप किसी ऐसी फसल की बुआई करना चाहते हैं जिससे आपको अच्छी आमदनी हो तो आंवला बो सकते हैं। आंवला एक मुलायम और बराबर शाखाओं वाला पेड़ है। इसकी औसत ऊंचाई 8 से 18 मीटर होती है। इसके फूल हरे पीले रंग के होते हैं और ये 2 किस्म के होते हैं, नर फूल और मादा फूल। आंवला की खेती जुलाई से सितंबर के महीने में की जाती है। सख्त होने के कारण आंवला को मिट्टी की हर किस्म में उगाया जा सकता है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद गर्मी में 15 से 20 दिन और सर्दी में 20 से 25 दिन छोड़कर सिंचाई कर सकते हैं। बरसात के मौसम में आमतौर पर इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर 1 महीने से ज्यादा बरसात ना हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। आंवला के पेड़ों में विशेष कटाई छटाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी फल तोड़ने के बाद कमजोर और रोग लगी शाखाओं को काटते रहे। आप इस समय आंवले के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अंकुरित पौधों को 1 महीने बाद क्यारियों में लगा सकते हैं, जहां वे अगले साल जुलाई तक प्रवर्धन के लिए तैयार हो जाएंगे। आंवले में रस्ट रोग की समस्या होती है। इसके अलावा श्याम व्रण आंवले की पत्तियों और फलों पर इस महीने से दिखाई देने लगता है। इससे बचाव के लिए आप कृषि विशेषज्ञों की मदद से तुड़ाई से 15 दिन पहले उचित दवाओं का छिड़काव करें। इस महीने में गुठली छेदक का प्रकोप भी देखा जा सकता है। इसको रोकने के लिए भी समय रहते उचित उपाय करें।
तो जाना आपने आंवला की खेती अगर आप करना चाह रहे हैं तो किस तरह की प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है, रिपोर्ट के जरिए तो आपने जान लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ भी आपको विस्तृत जानकारी जरूर देंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन याद रखिए आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। समय समय पर टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर, आपको बस उन पे कॉल करके अपने सवाल पूछने हैं। तो यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर काले का। डॉक्टर काले, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हमने देखा है कि कृषि यांत्रिकरण के चलते बहुत ज्यादा हमने बदलाव देखा है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत तरीके के यहाँ पर यंत्र होते हैं, कुछ बड़े यंत्र होते हैं, कुछ छोटे यंत्र होते हैं, लेकिन जो बड़े यंत्र होते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में किसान थोड़ा सा उनको लेने से बचते हैं, तो इसमें क्या उपाय किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब तक हमारे खेत में आधुनिकता नहीं आएगी तब तक हम लोग, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको भी अगर हमको इसमें लाना है तो हमारे को आधुनिकता हमारे खेती में लाना ही पड़ेगा और हमको आधुनिक खेती औजारों का जो है मशीनरी को का इस्तेमाल जरूर करना है। आज आप देखेंगे कि आप अगर हम लोग सीड बेड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक विभिन्न टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें सभी तरह के जो मशीनरीज उपलब्ध है और आप बहुत उसमें आधुनिकता आई हुई है। तो इसमें इस पर्टिकुलर अगर हम इसके मशीनों को अगर हमको अपनाना है तो जाहिर सी बात है कि बड़े औजार भी है इसमें, छोटे भी है, लेकिन अगर जब आधुनिक मशीनों का आप बात करना चाहते हैं तो इसका मशीन का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा और बड़ी भी होगी। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर किसान जो है उसको खरीदे ही। आज हम लोग कस्टम हायरिंग सेंटर के ऊपर बहुत जोर दे रही है भारत सरकार, और आप देखेंगे कि हमने पिछले विगत वर्षों में जो है 60,000 से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर की हमने स्थापना की है। तो भारत सरकार उसमें लगभग 40% जो है सब्सिडी प्रदान करती है कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने में। और आप इसमें सभी विभिन्न टाइप के जो भी है आप कृषि यंत्रों का आप इसमें खरीद सकते हैं और उसमें आप अपना खुद का भी कार्य कर सकते हैं और किराए में भी लोगों को दे सकते हैं। तो इससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। तो इसमें आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इसका मैनेजमेंट करने की जरूरत है और आज देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा लाभ जो है लोगों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमें अब कीमत से नहीं घबराना है, यहाँ पर कई तरह के विकल्प हैं, बस उन्हें अपनाना है अब हमें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्याम सुंदर जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, श्याम सुंदर जी, अपना सवाल पूछिए। श्याम सुंदर शर्मा, छबड़ा बारा, राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मेरा नियमित सवाल रहता है, रोजाना का सवाल मेरा नया सवाल है जी कि मैडम, जैसे कि नियमित दर्शक हूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कृषि यंत्रों में आधुनिक बड़े और छोटे यंत्र होते हैं जी, तो उनका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे कि ट्रैक्टर है, जीप है, सीडर, किस तरह से आप इनका उपयोग अपनी खेती में कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं? आंवले की खेती के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। आप दोनों ही विषयों पर जानकारी लेना चाहते हैं। आंवला की खेती के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? आंवला का बगीचा लगाना चाहता हूँ, 10 से 25-30 हेक्टेयर में आंवले की बगीचा की खेती करना चाहता हूँ। 12 जिले में हमारे संभाग में। जी बिल्कुल, हमारे दोनों ही विशेषज्ञ आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले यहाँ पर मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर काले से, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर काले? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। और आप आधुनिक खेती करना चाहते हैं आंवले के लिए, तो उसमें ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले जो है ज़मीन को जोतना पड़ेगा, ज़मीन को तैयार करना पड़ेगा। ज़मीन की जितनी भी तैयारी के लिए आपको यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अगर बड़े किसान हैं तो बहुत अच्छा है, स्वाभाविक आप ट्रैक्टर जाएंगे, ट्रैक्टर के साथ आप रोटावेटर का यूज़ करेंगे और बाकी जो है एमबी प्लो जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है रिवर्सिबल
आजकल एम्बिप्लोज आ रहा है जो मिट्टी को पलटाता भी है और आपको रिच फॉर्मेशन नहीं होता है। तो और उसके बाद आप रिजर्व को यूज़ करते हैं ताकि आप जो नालियाँ बनाने के लिए वगैरह यंत्र यूज़ होता है वो भी है। आजकल प्लास्टरिंग का भी एक बहुत बड़ा एक यंत्र आ रहे हैं कि आप जो रीच फॉर्म कर रहे हैं तो उसको आप ऑटोमेटिकली प्लास्टरिंग भी करते हैं ताकि जो है जो पानी का बहाव है उससे आप जो आपका जो रीच बना हुआ है, बांध बना हुआ है, वो बहेगा नहीं और बहुत सुंदर दिखेगा और बहुत दिन तक वो टिकेगा। इस तरह से आधुनिक यंत्र उपलब्ध है। और आप अगर छोटे स्तर में आप करना चाहते हैं, अगर छोटे किसान हैं और छोटे यंत्रों का आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको पावर टिलर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर टिलर एक छोटा सा यंत्र होता है और आप उसमें जो है आप सभी तरह के आप विकल्प उसमें उपलब्ध है। चाहे आप खेती किसानी करना चाहते हैं, मतलब मिट्टी को आप अगर तैयार करना चाहते हैं, बेड्स तैयार करना चाहते हैं, या उसको इरिगेशन पंप चलाना चाहते हैं या दवाई छिड़कना चाहते हैं, तो सारी उसमें उपलब्ध है। और आप उसको बहुत अच्छी तरह से आप 1 घंटे में लगभग 1 आवर तक आप उसका काम कर सकते। तो छोटा यंत्र है और सस्ता भी है और आप उससे इस्तेमाल कर सकते। तो ये तमाम यंत्र हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मीणा, अब आपका रुख करना चाहते हैं 12 राजस्थान में हमारे दर्शक आंवला की खेती, तो किस तरह से कर सकते हैं, क्या तैयारियां करने की जरूरत है? किसान भाई को अभी वर्तमान में बारिश का दौर चल रहा है और उनको चाहिए, किसान भाई को बगीचा जो भी लगाना चाहते हैं विशेषज्ञों की थोड़ी मदद से लेआउट कर लें। लगभग 6 बाई 6 मीटर से 8 बाई 8 मीटर में उसको बगीचा प्लान करना है। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है गड्ढा खुदाई। 1 बाई 1 मीटर का उसको गड्ढा तैयार करना है और उसकी गड्ढे की जो भूमि निकलेगी उसको 1-1 फीट पे तीनों डेप्थ पे, यानी लगभग 90 सेंटीमीटर होता है, तो हर डेप्थ से उसका एक सॉइल सैंपल लेकर के प्रयोगशाला में जांच करवानी है। उसके बाद उसको पता लगे इसमें कितना फर्टिलाइजर और कितना FIM इसमें डालना है। ये काम किसान भाई। उसके बाद किसान भाई अपनी पसंद की किस्में, जैसे मैं अगर किसान भाइयों को सजेस्ट करूं यहाँ राजस्थान के लिए, तो आपकी चकैया है, NA7 है, NA4 है। ये वैरायटी इतनी अच्छी है कि इन वैरायटी के कॉम्बिनेशन में किसान भाई लगाए। जैसे किसान भाई ने कहा 25 हेक्टेयर का लगाना चाहता हूँ, तो लगभग आपकी चकैया 90% होनी चाहिए और 10% दूसरी कोई भी किस्म लगाए जी, तो करके वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आंवले के अंदर क्रॉस पोलिनेशन में आपस में मदद मिलती 2 वैरायटी लगाने से। ये चीजें ध्यान रखें। और पौधे जो है वो अच्छी नर्सरी से लेके आने हैं, ग्राफ्टेड, यानी बडेड पौधे ही इस्तेमाल करने हैं जिनका उत्पादन उनको ज्यादा मिले। जी, तो श्याम सुंदर जी, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं। अब आप निश्चित तौर पर आंवले की खेती की यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन तैयारियां आप यहाँ पर अच्छी तरीके से जरूर कर लें और ऐसी ही अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कृषि में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग और आंवला की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से अपनी सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, आपके कॉल्स का इंतजार करते हुए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मीणा का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर मीणा, राजस्थान के लिए कौन सी आंवला की अच्छी खेती किस्में रहेंगी, ये तो आपने बता दी, और बाकी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी किस्में हैं जो सही रहेंगी हमारे किसानों के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाई को ध्यान रखना है कि मुझे उद्देश्य क्या है। देखो, आंवला एक ऐसी फसल है, ऐसा फल है
जो स्वास्थ्य के साथ साथ सौंदर्य तक काम आता है। तो आपको देखना है कि जैसे मुझे मुरब्बा बनाना है, कैंडी बनानी है, तो आपको बड़े वाले आंवले चाहिए, Na7 चाहिए, चकैया चाहिए। और आपको दूसरा मान लीजिए कि पाउडर बनाना है या आप शैम्पू बनाना है, तो उसी में से ही आपको वैरायटी के साथ साथ उसी कैटेगरी में अलग अलग फ्रूट्स का साइज जब आता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी वैरायटी है Na4, Na5, Na6, Na7 और Na9 और 10, इसके अलावा चकैया, ये सारी वैरायटीज पूरे भारत में उगाई जा सकती है। आंवले की सुंदरता ये देखें मेरे किसान भाइयों की, इसको आप जमीन स्तर से यानी सी लेवल जो होता है 1800 मीटर तक के सी लेवल पे आप कर सकते हैं, यानी पूरे दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आप चले जाएं किसी भी परिस्थिति में, सोइल में, यानी जमीन का जो पीएच होता है वो बाकी जो फसलें हैं वो सामान्य पीएच पर करी जाती है, लेकिन आंवला ऐसा फल है जिसको 9.5 पीएच तक भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। यानी इसको न तो वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ना ही जमीन की कंडीशन का प्रभाव पड़ता है, आपको हर परिस्थिति में बेहतरीन फल ये देगा। तो भारत के किसी भी किसान को इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि आंवला मेरा नहीं हो सकता। जी, तो कौन कौन सी किस्में हैं अभी आपसे मैं जानूंगी डॉक्टर मीणा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ गोलू जी हम फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं सागर मध्य प्रदेश से गोल कुमार रोहित बोल रहा हूँ मैम। जी मैम, मेरा सवाल है मैम, मेरे सागर जिला में आंवले की खेती नहीं होती तो मैम क्या खेती हो सकती है काली मिट्टी में हमारे सागर जिले की? मैम काली मिट्टी है सागर जिले में, डॉक्टर मीणा क्या सलाह देंगे आप इन्हें? और बिल्कुल हो सकती है, बस एक विशेष ध्यान रखना कि बारिश के अंदर जमीन में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी जमीन में ये आसानी से की जा सकती है। और काली जमीन बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिव जमीन है आपकी, तो वैसे भी आसानी से हो सकते हैं। हल्की जमीन से लेके सब जमीनों में किया जा सकता है, बस भराव नहीं होना चाहिए पानी का। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव ना हो, बस इस बात का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर गोलू जी आप निश्चित तौर पर खेती कर सकते हैं आंवला की, तो कौन सी किस्मों को क्या आप यहाँ पर सुझाव देंगे इन्हें? किसान भाइयों को कहूंगा बेहतरीन कॉम्बिनेशन, वैसे तो किस्में 8 से 9 किस्में हैं, जिसमें आप नरेंद्र आंवला 4 है, नरेंद्र आंवला 5 है, 6 है, 7 है और 9 और 10 है। उसके अलावा आनंद से भी हमारे गुजरात से वैरायटी निकली, आनंद 1 और आनंद 2। लेकिन किसान को बेहतरीन किस्म का है चकैया प्लस आपका Na7। Na7 का बहुत बड़ा फल होता है, उसमें ब्रेकिंग की समस्या है कि डालियां टूट जाती है, इसलिए चकैया के साथ कॉम्बिनेशन किसान भाई को लेना है। अगर 100 पौधे लगाता है किसान भाई तो 90 तो आपको चकैया लगाने हैं और 10 पौधे आपको Na7 के लगाने हैं। जी बिल्कुल, तो ये तमाम किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं अगर आप आंवला की खेती करना चाह रहे हैं, इस ओर अपने कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर काले का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर काले, जब हम बात करते हैं खेती किसानी की तो महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं होती। यंत्रों की बात करें तो जो भारी यंत्र होते हैं उनके अगर हम क्रियान्वयन की बात करें तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आती है, तो महिलाओं के लिए कुछ अलग से यंत्र यहाँ पर हैं जिनका वो इस्तेमाल आसानी से कर सकें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हमारी जो कृषि है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है महिलाओं की होती है। वो चाहे आप बुआई से लेके आप अगर उसके लेके हार्वेस्टिंग तक आप बात करेंगे तो सब तरह महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी यंत्र है उसके लिए सुटेबल नहीं होती है, लेकिन जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो भोपाल स्थित है, उन्होंने काफी रिसर्च किया है इसके ऊपर, और उन्होंने जो हमारी जो महिलाओं की जो क्षमता होती है उनकी क्षमता के अनुरूप जो है बहुत से यंत्रों का विकास किया है। लगभग 30 से 40 यंत्र जो है जो डेली यूज होते हैं हमारे कृषि में, तो उनका उन्होंने बहुत अच्छा से रिसर्च किया है और डेवलप किया है, और आज बाजार में भी उपलब्ध है और संस्थान में भी उपलब्ध है। तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी क्षमता के अनुसार, चाहे आप अगर मान लीजिए कि अगर फर्टिलाइजर अगर छिड़काव का यंत्र है तो बड़ा आदमी जो है लगभग 5-6 किलो का वो यूज कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने काफी डिजाइन करके 2 से 3 किलो का जो है लगभग कैपेसिटी का उन्होंने बनाया है। तक और बाद में जो स्प्रेयर्स होते हैं उनको भी वो बहुत अच्छे से डिजाइन किया है उन्होंने। इसके साथ साथ अलावा आप देखेंगे कि जो वीडिंग ऑपरेशन होता है हमारा, कि निराई गुड़ाई जब हम करते हैं, निराई गुड़ाई होता है, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसमें वो अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं ही ये कार्य करती हैं। लेकिन उसके लिए आप देखेंगे कि आप बहुत आधुनिक यंत्रों की आज बात
बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें वीडर्स आ गए, छोटे छोटे वीडर्स आ रहे हैं जो महिलाएं बहुत अच्छी तरह से चला सकती है। पहले जहाँ हाथ से वो निकालते थे, निराई गुड़ाई करते थे, 30,000 तक ये आ सकती है। पेट्रोल डीजल ऑपरेटेड होती है और बहुत ही अच्छे आसानी से चला सकती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का और उसको कृषि में उसको लाने का बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमारे कृषि अधिकारी जो है उसको बहुत सहभागिता की बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो है किसान महिलाएं जो है हमारी उसको अडॉप्ट कर सके। जी, महिलाओं को यहाँ पर जानकारी हो सके कि ये तमाम यंत्र उनकी सहूलियत के लिए लाए गए हैं। वो महिलाएं इसके बारे में अगर जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर उन्हें अपनाएंगी ज़रूर। हम उम्मीद करते हैं कि आज हम जो जानकारी दे रहे हैं कि आपके लिए भी बहुत सारे यंत्र हैं, तैयार किए गए हैं खासतौर पर आपके काम को आसान करने के लिए। अब आप भी इन यंत्रों को अपनाइए और अपनी खेती बाड़ी को बिल्कुल आधुनिक जरूर बनाइए। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं खेती के विषय में जानना चाहता हूँ, किस मौसम में इसको लगा सकते हैं? जी, आप बाराबंकी से बात कर रहे हैं। डॉक्टर मीणा क्या कहेंगे, आंवला की खेती करना चाहते हैं तो कब इसकी शुरुआत करें, क्या सही समय रहेगा? देखिए, सबसे अगर किसी भी फल वृक्ष का इसके अलावा भी बगीचा स्थापना करनी हो तो गर्मी का समय हमारा होता है उसकी भूमि को तैयार करने का, यानी गड्ढे खोद करके उसको तैयार करना होता है। तो अप्रैल मई माह में आप गड्ढे खुदाई करें 1 बाई 1 मीटर गहरे और 8 बाई 8 मीटर या 6 बाई 6 मीटर पे। उसके बाद 10 से 15 दिन तपने दें। उसके बाद उसमें मीडिया मिक्सर करके जैसे भूमि जांच आती है उसमें भर दें आप। और जो पौधरोपण का सबसे उचित समय है वो आपका बरसात का समय, जुलाई अगस्त में आपको पौधरोपण करनी है। उससे पहले आपको अपनी किस्म के हिसाब से पौधों की व्यवस्था कर लेनी, क्योंकि ग्राफ्टेड सारे बडेड पौधे आएंगे। वो बडेड पौधों की आप व्यवस्था करके और जून जुलाई में आप लगा दें, आपका बेहतरीन प्लांटेशन हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि इनिशियली 3 साल तक आपको उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग की व्यवस्था देखनी है, अच्छे से उसकी कटाई सदाई करनी है और साथ ही इरिगेशन की व्यवस्था का देखना है। तो बूंद बूंद सिंचाई राष्ट्रीय बागवानी मिशन अनुदानित लगती है, हर स्टेट में ये व्यवस्था है। आप 50 से लेकर 70% अनुदान पे आपका बूंद बूंद सिंचाई लगाएं और बगीचा स्थापना करें। जी, तो आपको सही समय बता दिया है हमारे विशेषज्ञ ने कि क्या सही समय रहता है यहाँ पर बाग की तैयारी का, कब आप रोपाई कर सकते हैं और किस तरह की आपको तैयारियां करनी है, इस पर पहले ही हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे चुके हैं। तो अब आपको बस अगर आंवले की खेती करनी है, किसी भी बाग को लगाना है, तो गर्मियों के मौसम में पहले ही आप यहाँ पर सचेत हो जाइए, तैयारियां शुरू कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे और अब मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर मीणा से ही। डॉक्टर मीणा, आपने बताया कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं बाग लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले ही लगा चुके हैं, जो पहले से ही आंवले की खेती कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे इस मौसम में? क्या खास बातें हैं जो वो ध्यान में रखें? ये बहुत अच्छा सवाल है मैम। अभी बारिश का सीजन है और अभी फल लगा हुआ है, यानी अगर आंवले को आप देखें तो इसमें फरवरी के अंदर फूल आ जाते हैं और फल ठहर जाते हैं जी। उसी दौर किसान भाई को ध्यान देना है। अभी फल गिरने की समस्या किसान भाई के साथ हो सकती है, की वजह से कई बार ऐसा होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए जिब्रेलिक एसिड, GA3 नामक एक केमिकल आता है। जिब्रेलिक एसिड आपका 1.5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी, यानी 100 लीटर पानी में 1.5 ग्राम दवाई को, और साथ में आपका कैल्शियम नाइट्रेट, उसका स्प्रे वो भी 1.5 ग्राम 100 लीटर में डाल करके आप स्प्रे करेंगे तो आपके फल गिरना बंद हो जाएंगे। उसी के साथ साथ कीट की समस्या हो सकती है, हेरी कैटरपिलर, एक नाम कैटरपिलर इसमें वो लग जाता है। तो उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड क्यूनालफोस आप स्प्रे कर सकते हैं, डाइक्लोरोवास कर सकते हैं। तो क्यूनालफोस का 2 ml पर लीटर का आप स्प्रे करें तो वो कीड़ा भी मर जाएगा। तो ये अभी वर्तमान में जो समस्या आ रही है, एक तो कीट की है और एक आपका फल गिरने की समस्या है, उसका आपको किसान भाई इस्तेमाल करके उसको बचा सकते हैं। जी, तो वर्तमान समय में देखिए हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि किस तरह का प्रबंधन कार्य आपको करने की ज़रूरत है। फल गिरने की समस्या हो सकती है, ऐसे में आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप किस तरह के प्रबंधन कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका मारुति जी? हाँ मैडम, मेरे को ना वो आंवले की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। क्या जानना चाहते हैं आप? वो अभी जो कौन से सीजन में लगाना चाहिए उसको, हमारे उसके मार्केटिंग के बारे में जानना चाहिए। जी, अभी हमारे विशेषज्ञ ने थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन डॉक्टर मीणा एक बार बता दें, लातूर महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर, कब खेती करनी चाहिए और इसके मार्केटिंग के बारे में भी आप इन्हें थोड़ी जानकारी दें।
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपको जून जुलाई में पौधरोपण करना है, लेकिन मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा इशू है जो कोविड के दौर में थोड़ा सोल्व हुआ है कि हर जगह इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य दृष्टि से लोग इसको चाह रहे हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है मेरे किसान भाई कि आपको देखना है कि क्या पर्पज से आप उगा रहे हो। यानी किसी कंपनी से आप बाई बैक कर सकते हैं, टाइप बाई बैक स्टाम्प साइन होता है, वो आपसे ले सकते हैं। जैसे आपकी पतंजलि है, डाबर है, इन कंपनियों से आप बाई बैक साइन कर लें। अदरवाइज तो आप खुद प्रोसेसिंग में उतर जाएं इसमें। इसका खुद कैंडी, मुरब्बा, आपके फेस पैक, शैम्पू, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि महाविद्यालय जहां भी है वो ऐसे ट्रेनिंग्स आपको कराते हैं। उनका प्रोसेसिंग करके आंवले का अचार से लेकर के आपका कैंडी है, मुरब्बा है, चटनी है, उसके अलावा फेस पैक है, आपका शैम्पू है, सारी चीजें बनती हैं। तो आपको ये देखना है कि मुझे हमारे क्षेत्र में किस चीज की डिमांड है, या क्रिएट कर सकते हैं, या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ मिलकर के आप कर सकते हैं कि आप इसका क्या बना सकते हैं। उसी की ट्रेनिंग लेके आप सब वैल्यूएट करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी, ना केवल आप हल्की बिकवाली कर सकते हैं बल्कि इसका प्रसंस्करण करके भी आप अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार बाजार में देख लीजिए कि किस चीज की मांग वहां पर ज्यादा है, उसके अनुसार ही आप ट्रेनिंग लेकर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। आंवले की खेती बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है और साथ ही साथ अगर उसमें आधुनिक यंत्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, कैसे, इसके बारे में और जानकारी देंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हमारी चर्चा जारी है आधुनिक यंत्रों के प्रयोग पर और साथ ही आंवला की खेती के बारे में भी। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर डॉक्टर काले का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर काले, आपने जानकारी दी कि हमारे किसानों की सहूलियत के लिए और खासतौर पर हमारी महिला किसानों की सहूलियत के लिए भी काफी यंत्र यहाँ पर विकसित किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। लेकिन अब बात आती है कि यंत्र तो हैं, वो ले भी आए हैं, लेकिन उन्हें चलाना कैसे है, ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इसकी भी कोई सुविधा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
एक्चुअली आपने देखा होगा कि भारत सरकार द्वारा तो सब्सिडी सभी कृषि यंत्रों के ऊपर दी जा रही है, लेकिन उसको चलाया कैसे जाए, उसका रखरखाव कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारा कृषि यंत्रीकरण न बढ़ने का बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी बहुत कमतरता है। लेकिन भारत सरकार द्वारा इसके लिए पहले से ही प्रावधान कर चुका है, और आप देखेंगे कि पहली पंचवार्षिक योजना में ही भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी संस्थान जो है बुद्धि इंस्टीट्यूट, उसको निर्माण किया था वहाँ पे। और ऐसे आज हमारे देश में 4 संस्थान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध है। जैसे एक बुद्धि जो बताया मैंने मध्य प्रदेश में स्थापित है, एक जो है हरियाणा में जो है हिसार में हमारी एक है, एक आसाम में भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों के लिए है, और एक आसाम में जो अपना जो सदर्न भाग है उसके लिए हमारा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी संस्थान है। ऐसी 4 संस्थान है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशंस है ट्रेनिंग में। तो वहाँ पे किसानों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है, जो 1 महीने से लेके 3 महीने तक का वहाँ पे प्रशिक्षण, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हें दिया जाता है। तो मशीनों को कैसे चलाया जाता है, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का पूरा ध्यान उनको जो है एक प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसमें एक बहुत बड़ा मकसद ये भी होता है कि जो है जो एडवांस कोर्सेस होता है जो होते हैं, जो उसमें जो है जो प्रशिक्षार्थी है वो उसमें उद्देश्य होता है कि वो प्रशिक्षण लेने के बाद एक अपना एक वर्कशॉप भी अपना इस्तेमाल करे, यूज़ करे या डेवलप करे, और किसानों का जो है उससे फायदा हो जाए। तो इस तरह से बहुत बड़ा जो रोल है जो ट्रेनिंग का है, और भारत सरकार उसको वहन करे, और ये पूरा तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क होता है, इसका कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं देना पड़ता। दूसरा एक और देखेंगे कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर थे, अभी बहुत बड़ा कोविड पैंडेमिक के कारण जो है माइग्रेंट लेबर जो विस्थापित हुए थे, उनके लिए भी हमने बहुत सारा एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए चलाया गया है, और उसमें भी हमने टू एंड फ्रो चार्जेस दिए गए किसानों को और इन लेबर्स को, जो माइग्रेंट लेबर से, और ये बहुत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिए गए, और लोग इसमें जो है इसका इस्तेमाल करके और अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे, और किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपको अब ये भी चिंता दूर कर देनी है कि हम यंत्र ले तो आएंगे, लेकिन उसे चलाएंगे कैसे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए भी सरकार द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न संस्थान हैं, आप अपने जो भी निकटतम संस्थान है वहां का रुख कर सकते हैं, वहां से आप ट्रेनिंग लीजिए, फिर बेझिझक आसानी से आप इन यंत्रों का इस्तेमाल करके अपने खेती किसानी के कार्य को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नागौर राजस्थान से कॉल किया है हमें लक्ष्मण जी ने, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आंवला लगाना चाहता हूँ, ये कौन सी खाद देनी चाहिए, किस मौसम में लगेगा, कितना पानी देना चाहिए, वो उसके बारे में। आप आंवला की खेती करना चाहते हैं, डॉक्टर मीणा क्या जानकारी देंगे आप इन्हें? नागौर से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर। हाँ नागौर से जी। मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो पौधरोपण का सिस्टम है वो तो आपका जून जुलाई का हो ही गया, उसके अंदर खाद क्या देना है ये बहुत जरूरी है। जब आप पौधा लगाते हो पहले वर्ष में जब गड्ढा खोदोगे 1 बाई 1 मीटर का, उसमें लगभग 15 किलो गोबर की खाद चाहिए, पकी हुई गोबर की खाद, और 100 ग्राम आपका नाइट्रोजन बैठता है, 200 से 250 ग्राम यूरिया आपको डालना है, और पोटाश लगभग आपको 100 से 150 ग्राम डालना है, और आपका फास्फोरस जो है आपका लगभग 150 से 200 ग्राम आपको डालना है। तो ये गड्ढा जब आप भरते हो मिट्टी में तभी मिला के आपको डाल देना है। और आपने दूसरा सवाल किया कि सिंचाई की क्या व्यवस्था रहेगी, तो आंवले का होता है पहले 3 साल तक अगर आप उसको संभाल लेते हो टाइम से, बूंद बूंद सिंचाई से पानी दे करके, उसके बाद आपको रेन फेड, जिसको हम कहते हैं कि वर्षा आधारित खेती के तौर पे भी बगीचा चल सकता है, यानी 3 से 4 साल बाद में आपको नियमित। इसका कारण क्या है, आपको फरवरी में इसमें फूल लगते हैं, और फूल लगने के बाद वो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। आप देखिए प्रकृति ने कितना सुंदर फल बनाया है कि गर्मी में फूल लगने के बाद फल सेट होगा, उसके बाद वो डोरमेंट में चला जाएगा, और जब आपकी बरसात आएगी तब उसको पानी की जरूरत होगी वापिस से, तो बरसात आ जाएगी तो वो उसमें अपना आकार ग्रहण कर लेगा, और पूरी सर्दी में जो जरूरत होती है वो सर्दी की वजह से वो अच्छा साइज गेन करके, और दिसंबर तक वो अपना पूरा साइज गेन कर लेता है, यानी दिसंबर से जनवरी तक आप बाजार में बेच सकते हो, यानी वो प्रकृति के साथ ही चलेगा। तो यानी आप शुरुआती जो बंटवार की स्थिति है उसमें खाद पानी की व्यवस्था आपको रखनी है, उसके बाद आपको किसी तरह की विशेष सावधानी की जरूरत नहीं होती है आंवले में।
जी। इसी के साथ मैं वो कहना चाहूंगा कि जब आप शुरुआती दौर में खाद पाने के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग की व्यवस्था देखें जी। लगभग जमीन से 75 सेंटीमीटर तक आपको उसको सिंगल स्टेम चलाना है और उसके बाद आपको 4 से 6 शाखाएं, हेल्दी शाखाएं उसमें फूटने देनी है। वो उसका फ्रेम बोलते हैं हम उसको, उसका फ्रेम जब बन जाएगा तो वो टूटेगा भी नहीं और उत्पादन भी अधिक देगा आपको। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आपका बगीचा आपको संभालेगा 20 से 30, 35 साल, 40 साल तक भी पौधा चल जाता है इसका। देखिए आप जी, तो देखिए आप शुरुआत में थोड़ी बहुत जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे विशेषज्ञ ने अभी कही हैं, इनको ध्यान में रखिए। ये जो आंवले के आपके पौधे हैं आपको कितने वर्षों तक यहाँ लाभ पहुँचाएंगे आप देखते रहेंगे। बस आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिनके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से जानकारी आपको दे दी है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जालौर से अशोक जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 अशोक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए, हमसे सीधा सवाल पूछिए। हाँ मैडम, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, कर दिया जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम ये पूछना चाहता हूँ, मतलब जालौर जिले में मतलब मैडम आंवला की खेती करना चाहते, लग सकता है आंवला? जालौर जिले में आप आंवले की खेती करना चाहते हैं, क्या ये संभव है डॉक्टर मीणा? बिल्कुल लग सकते हैं सर। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जमीनी सी लेवल जो 0 होता है उससे लेकर के 1800 स्क्वायर मीटर, 1800 मीटर तक आप खेती कर सकते हैं। यानी समतल से लेके मैदानी क्षेत्र से लेके पहाड़ी क्षेत्र तक सब जगह कर सकते हो। जी बिल्कुल, तो अशोक जी आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है कि जालौर क्षेत्र में भी आप अच्छे से इसकी खेती कर सकते हैं। बस आप कुछ खास बातें हैं जो लगातार हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर बता रहे हैं, उनको जरूर ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत करें। हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर काले का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर काले, आपने अहम जानकारियां दी हैं कि किस तरह से हमारे किसान जो है अपनी खेती किसानी के कार्य को आसान बना सकते हैं इन कृषि यंत्रों के उपयोग से। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ट्रेनिंग की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, क्या हमारे किसानों को किसी तरह का अनुदान भी यहाँ पर दिया जा रहा है, आर्थिक सहायता भी दी जा रही है इन यंत्रों के लिए? हाँ बिल्कुल। मैंने जैसे कहा था कि 2014-15 में हमने एक डेडिकेटेड स्कीम जो है कृषि यांत्रिकीकरण पर लाया था, जिसका नाम है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। आज आप देखेंगे कि बिना जो है इन्वेस्टमेंट का जो है आप एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नहीं देख सकते, लेकिन भारत सरकार ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। और आप देखेंगे कि हमने जो स्कीम लॉन्च किया सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, आज तक हमने 4500 करोड़ के ऊपर जो है सभी राज्यों को इसमें हमने निर्गत किया है। मतलब जो है हमारी जो फंडिंग जो है सभी राज्य सरकार को दिया है। और इसमें आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर मशीन अगर इंडिविजुअल अगर खरीदना चाहता है, चाहे ट्रैक्टर से लेके चाहे विभिन्न एग्रीकल्चर मशीनरी, उसमें हम लोग 40% उनको सब्सिडी देते हैं अगर सामान्य किसान हो तो, सामान्य वर्ग का। अगर आप SC/ST की बात कहते हैं या महिलाओं की बात कहते हैं या नॉर्थ ईस्ट का किसान कहते हैं, तो उसमें हमने 10% उनको बढ़ा करके दिया है। लगभग 50% हम सब्सिडी उनको प्रोवाइड करते हैं। और आप अभी मैंने जब कस्टम हायरिंग सेंटर की बात कही है, तो उसमें जैसे मैंने कहा था कि इंडिविजुअल अगर लेता है तो लगभग 40% हम लोग सब्सिडी देते हैं, और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है लगभग 60 लाख तक का अगर हो तो हम लोग उसको सब्सिडी अगर किसान का ग्रुप समूह बनाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मशीनरी हमारी थ्रू आउट द ईयर जो है पूरे सीजन के बाद भी यूज होनी चाहिए, तो उसके लिए अगर आपका किसान का समूह बनता है तो उसमें किसान समूह के लिए हम लोग 80% तक हम लोग सब्सिडी प्रदान करते हैं। अगर 10 लाख का अगर प्रोजेक्ट है तो ये विभिन्न जो है भारत सरकार की जो स्कीम है, और इसमें काफ़ी जो है किसान इसका सदुपयोग कर रहे हैं और बढ़ावा, और भारत सरकार के द्वारा बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से इस दिशा में आर्थिक सहायता भी यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है, आप इसका भी लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। डॉक्टर काले, अभी जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा था कि बहुत सारी हमारी मशीनरी हैं, हैप्पी सीडर है, ट्रैक्टर वगैरह है, ये सब मैदानी क्षेत्रों में तो हम आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है? वहां के लिए भी कोई अलग प्रकार के यंत्र हैं?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आप देखेंगे कि उनका टेरियन लैंड है तो वहाँ पे आपकी बड़ी मशीनें नहीं चलेगी। तभी मैं जानना चाहती हूँ वहाँ के किसान क्या कर सकते हैं? आपके रोटरी टिलर्स बोलते हैं, आपको वीडर्स कहते हैं या पावर टिलर्स कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे यंत्र है, आप अगर बहुत सारी जो है हस्तचलित जो है आदमी के द्वारा चलाई हुए जो मशीन भी है, हमने बहुत सारे हमारे ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बहुत सारी डेवलप की है। तो वहाँ पे काफी इस्तेमाल होता है इन सभी मशीनों का। तो आज तो हमारी पावर ड्रिवन मशीनरी का बहुत युग आया है। तो इसके लिए सभी तरह का जो है जो टेरियन लैंड है उसके लिए हमारे पास उपलब्ध है मशीनरी। तो पहाड़ी क्षेत्र भी अछूते नहीं हैं, या वहाँ के लिए भी कई तरह की यहाँ पर मशीनरियाँ तैयार की गई हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लगातार हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं, ये सब तमाम जो कदम उठाए गए हैं आपकी खेती किसानी के कार्य को आसान बनाने के लिए ही किए गए हैं। ऐसे में अब आपको भी इसके प्रति जागरूक होना है, इन आधुनिक यंत्रों के उपयोग को करना है और अपनी खेती किसानी को और भी ज़्यादा आधुनिक यहाँ पर बनाना है। बिल्कुल, तो इसी के साथ अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जानकारियों के सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग और आंवला की खेती के बारे में। कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं नागौर राजस्थान से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ सभी जी नमस्कार उमाराम जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर सवाल है कि आंवले 4 साल के आंवले बिल्कुल कम लग रहे हैं, बिल्कुल 1 किलो लग रहा है सिर्फ। जी 4 साल हो गए हैं आंवला का पौधा लगाए हुए और उत्पादन जो है काफी कम मिल रहा है आपको। हाँ जी डॉक्टर मीना कुछ पूछना चाहेंगे आप इन्हें या फिर आप सीधा जवाब बताएंगे क्या हो सकती है वजह? मैं किसान पूछना चाहूंगा कितने साल के पौधे हो गए आपके? 4 साल का जिक्र किया है इन्होंने। 4 साल के पौधे हैं। देखो आंवले में सामान्यतः 4 से 5 साल में तो फल लगना स्टार्ट होते हैं माने आप, और बेहतरीन जो आप 5 से 6 साल के बाद आपको मिलना शुरू होगा। लेकिन चूंकि आंवले आने चाहिए तो उसका सबसे बड़ा शुरू मैंने बताया था कि 9:1 के रेशियो में, अगर 9 पौधे हमारे दूसरी किस्म के थे, 1 पौधा अन्य किस्म का लगाना है। पहली बात, अगर आप अन्य किस्म का नहीं लगाएंगे तो उसमें पॉलिनेशन का प्रॉब्लम है और फलन कम सेट होता है। दूसरी बात, आपको जब भी आपका फरवरी में फल लगता है, इसमें मान लीजिए और भी फल बगीचा आपका किसी का जिसमें फल लगता है, उसे 1 महीने पहले आपको उसका उर्वरक, देसी खाद
आपके जो मैंने उर्वरक बताया NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपको पहले ही दे देने हैं। यानी आपका 15 फरवरी में फूल आएगा तो आपको दिसंबर से जनवरी में उसके खाद पानी की पूरी व्यवस्था आप कर दें, तो निश्चित तौर पे आपका फल अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, तो उमाराम जी आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर काले का। डॉक्टर काले, आपने बताया कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी अलग यहाँ पर यंत्र वगैरह है, सब्सिडी की हम बात करें तो वो भी दी जा रही है। ऐसे में अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं इसको बताना भूल गया था, लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर सब्सिडी है तो बाकी जो प्लेन एरियाज है उसके लिए अलग हमारा जो है दायरा है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए उसके लिए काफ़ी लिबरल हमारी जो स्कीम है। तो इसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न के जो किसानों भाई है उनके लिए हम लोग 1.25 लाख रुपए तक जो चाहे जो भी मशीन वो खरीदना चाहते हैं 1.25 लाख रुपए में, उसके लिए 100% सब्सिडी है। किसान उस किसान को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सारा का सारा वहन जो है वो राज्य सरकार और जो है भारत सरकार वहन करती है। तो ये बहुत बड़ा ये है। दूसरी बात जो है, अगर हमारी जो मैंने जो 80% की बात कही थी, जो हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर अगर सामूहिक रूप से लेते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट का किसान अगर सामूहिक रूप से अगर कस्टम हायरिंग सेंटर लेना चाहता है तो उसके लिए 95% तक की हमारी सब्सिडी है। तो ये काफी बदलाव है और किसान भाइयों को बहुत कम उसमें देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों के लिए तो ये बहुत ही अहम बातें हैं, अहम जानकारी है कि आप बिल्कुल अब तो आधुनिक यंत्रों को अपना ही लीजिए। अब सरकार की तरफ से पूरी तरह से आर्थिक सहायता भी आपको दी जा रही है। यहाँ पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से मैं और आप लगातार यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं हमारे किसानों को कि किस तरह से आधुनिक यंत्रों को वो अपना सकते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसानों को बताएं कि अलग अलग यंत्र हैं, कौन कौन से मुख्य यंत्रों के बारे में ही आप जानकारी दें कि वो किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बुआई की अगर हम बात करते हैं तो बुआई के लिए आप कौन से यंत्रों का यहाँ पर सुझाव देना चाहेंगे? बुआई के लिए, खेत की तैयारी के लिए? नहीं, खेत के लिए आप उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की भूमि उस वहाँ पे उपलब्ध है। तो मैंने देखा कि आप आज अगर हम लोग देखते हैं कि एमबी प्लो का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, तो आज हम लोग किसान भाई को यही कहना चाहूँगा कि अगर एमबी प्लो का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो जो है रिवर्सिबल एमबी प्लो का इस्तेमाल करे। उसमें काफ़ी जो है शक्ति का भी कम दोहन होता है, रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें जो है रिजस फॉर्मेशन जो है होती नहीं, प्लेन एरिया में आपको मिलेगा और लेवल लैंड मिलेगा। उसके साथ आपको रोटावेटर आपको जरूरत पड़ सकती है, वो रोटावेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी भूमि तैयार करने के लिए। अब बुआई के लिए जो है आजकल बहुत सारी एडवांस सीड ड्रिल्स आ गई हैं, प्लांटर्स आ गए हैं। चाहे आप कोई भी किस्म का आप जो है सीड लीजिए, उसके लिए आपके पास प्लांटर्स आजकल हमारे पास पोटैटो प्लांटर्स उपलब्ध है, शुगर केन प्लांटर्स उपलब्ध है। चाहे विभिन्न क्रॉप के लिए आपके यहाँ प्लांटर फसल के अनुसार यहाँ पर आप मशीनरी उपलब्ध है। अब हार्वेस्टिंग के लिए आप छोटे छोटे आजकल रिपर्स आ गए हैं, रिपर कम बाइंडर आ रहे हैं। रिपर कम बाइंडर में क्या होता है कि आप उसको कटाई भी होती है, उसके वो जो है उसको फसल को बांधा भी जाता है, और डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं थ्रेशिंग के लिए। आजकल बहुत अच्छे आधुनिक थ्रेशर्स आ गए हैं, और उसके बाद आज मेज हार्वेस्टर्स आ गए हैं, शुगर केन हार्वेस्टर्स आ गए हैं, कॉटन पिकर्स आ गए। और कॉटन पिकर का मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि आज हमारे पास जो कॉटन पिकर है वो उतने सुटेबल नहीं है, लेकिन आज आधुनिकता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इस्तेमाल करते हुए जो है आज हम लोग जो सिर्फ उसी जो है जो अगर कॉटन है तो उन्हीं बॉल्स को आप पिकअप कर सकते हैं जो पूर्ण तरह से खुला हुआ है। और उसके बाद अगर हम और आधुनिकता की बात कहते हैं, आज ड्रोन की अगर बात नहीं कहे तो ये जो विषय है पूर्णतः ये नहीं होगा। तो आज हम ड्रोन का इस्तेमाल जो है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, उसके साथ साथ में जो है जो हमारे रासायनिक फर्टिलाइजर्स है उनके छिड़काव के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें आप बचत भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा करके जो है उसी पौधे को आप उसी भूमि में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे उसकी जरूरत है। इस तरह से आप बहुत सेविंग कर सकते हैं। और आप जो हमारा जो भारत सरकार के द्वारा इसका लिबरलाइज पॉलिसी बनाई है, और उन्होंने विभिन्न जोन बनाई है, रेड जोन,
जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। जहाँ ग्रीन जोन का उपलब्ध, जहाँ पे डिफेंस का मामला नहीं है या रेलवे ट्रैक नहीं है या बहुत से ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हमारे देश के लिए कभी कोई सुरक्षा का वो नहीं हो सकता है खतरा, वहाँ पे ग्रीन जोन में आपको किसानों को किसी भी तरह का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यूज कर सकता है। बिल्कुल, तो देखिए कितनी आधुनिक चीजें यहाँ पर लाई गई हैं हमारे किसानों के लिए, विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने बता दी है। अंतिम सवाल यहाँ पर मैं डॉक्टर मीणा आपसे करना चाहूंगी, कम शब्दों में जल्दी से हमारे किसानों को आंवला की खेती से जुड़ने के लिए एक संदेश जरूर दे दें आप। किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि आंवला की खेती बहुत जरूरी है, यानी फल वृक्षों में आता है। कोई भी फल वृक्ष की आप खेती करें, आपको निश्चित तौर पर सामान्य फसलों से ज्यादा लाभ देगी। जी, काफी अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा आंवला की खेती अगर हमारे किसान अपनाते हैं। डॉक्टर मीणा, इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर काले मौजूद हैं, इनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने आधुनिक खेती की और हमारे किसानों को बढ़ने के लिए इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने आधुनिक यंत्रों के उपयोग और आंवला की खेती के बारे में। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा बेलदार सब्जी की उचित देखभाल, और साथ ही आपको बताएंगे शरदकालीन गन्ने की बुआई के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, पहले ही आप हम तक पहुंचाइए, हमें मेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिस पर आप पहले ही कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसका नंबर आपको बता देते हैं 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाया जा रहा है, जल्दी से इसे स्कैन कर लीजिए, सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप किसी भी समय हमारा हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं और खेती किसान से जुड़ी अहम जानकारियां आप साझा कर सकते हैं। तो बस आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूं श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात हो